नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोमवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अब उनके इसी दावे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग यह पूछना चाहते हैं कि आखिर अमित शाह की योजना क्या है। लोग अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के 117 में से 92 विधायक हैं और बीजेपी के पास केवल 3 विधायक हैं, तो सरकार कैसे गिराओगे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि पंजाब के लोगों को ईडी भेजकर डराओगे, सीबीआई भेजकर डराओगे या पंजाब के लोगों को खरीदोगे। कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना दाम लगाओगे पंजाब के लोगों का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। इनका मकसद पंजाब के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को बंद करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी दिल्ली में भी दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक हुए 6 चरणों में हम 300 पार सीटें जीत चुके हैं, इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब वे ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पर आ गए हैं। कहने को तो वे यही कहेंगे, लेकिन अब वे 400 की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अब वे नहीं कह रहे कि 400 आएंगे। अब उनका सारा फोकस इस बात पर है कि अगर कांग्रेस आ गई तो क्या होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है वे स्वीकार कर रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि अमित शाह को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। 2014 में तो वे देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और अब उन्होंने खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिया है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उसकी चिंता करें, जीत हार 4 जून को तय होगी। मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर हम अगले 6 उपचुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस बहुमत खो देगी और भाजपा बहुमत की ओर पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों के उपचुनाव होने हैं और जब भाजपा 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी तो कांग्रेस अल्पमत हो जाएगी और हमारी सरकार बन जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आपको टीवी पर बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप महंगाई से जूझ रहे हैं। हर चीज़ का दाम इतना बढ़ गया है कि सामना करना मुश्किल है। आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है और टीवी में दिखाया जा रहा है कि आप सभी खुश हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवान को रोजगार देने की बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं। इसमें जवान 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा और वह जवान अगर सरहद पर शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा तक नहीं मिलेगा और उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। देश के चुनावी माहौल में कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार के सत्ता में आते ही वह इस योजना को बंद कर देंगे। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाना बंद करे। देश का युवा जागरूक है, अग्निवीर में जॉब की गारंटी है। अगर 100 सैनिक अग्निवीर हुए तो वे 4 साल सेना में देंगे और उसके बाद उनमें से 25% वहां रह जाएंगे और बाकी 75% को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनको नौकरी मिल जाए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 1 जून शनिवार को वोटिंग होनी है। इस चरण में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी भी शामिल है। यहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ अब 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम भी शामिल है। इस बीच अजय राय ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि मंगलवार को राहुल गांधी की ऐतिहासिक परिवर्तन जनसभा होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव शाम 4 बजे मोहन सराय, जहां मोदी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराया था, वहीं रैली करेंगे। अजय राय ने कहा कि मैं समझता हूं कि पूरे देश, प्रदेश और खासकर बनारस के अंदर 7वें चरण में परिवर्तन की लहर यहीं से उठेगी।
कोलकाता हाईकोर्ट के बंगाल में 2010 के बाद बने लाखों ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले को राज्य की ममता सरकार ने मानने से इनकार किया है। तो वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वे न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी का एक हालिया इंटरव्यू में दिया गया बयान कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ बल्कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक बार फिर उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली है क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच इंडिया अलायंस की 1 जून को बैठक होने जा रही है। बता दें कि इसी दिन 7वें चरण की वोटिंग भी होनी है। अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल न होने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कल सोमवार को कहा कि इंडिया की टीम 1 जून को एक बैठक कर रही है। मैंने उनसे कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल में 10 सीटों पर चुनाव है। पंजाब, यूपी और बिहार में भी 1 जून को चुनाव होना है। एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ चक्रवात, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अभी मेरी प्राथमिकता चक्रवात से लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमीरों को अमीर कर दिया और गरीबों को गरीब कर दिया। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहली समस्या अमीर गरीब वाली है और दूसरी बेरोजगारी है, लेकिन अब कांग्रेस इन दोनों समस्याओं को ठीक करने जा रही है। राहुल ने कहा कि देश में गरीबों की एक सूची तैयार की जाएगी। हर गरीब परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इंडिया गठबंधन 4 जून को सरकार बनाएगा और उसके बाद 5 जुलाई को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 रुपए आएंगे। ये सिलसिला जुलाई से अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलता रहेगा और जब ऐसा होगा तो मीडिया वाले कई सवाल उठाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हम इस रकम को दोगुना कर देंगे। राजकोट टीआरपी गेम जोन में लगी आग की घटना के मामले में कल सोमवार को 3 अभियुक्तों युवराज सिंह सोलंकी, नितिन जैन और राहुल राठौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पुलिस ने कहा कि तीनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस आधार पर कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में नामजद 6 अभियुक्तों में से अभी 3 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार की शाम को राजकोट के गेमिंग जोन में आगजनी का हादसा हुआ था, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। गजा के दक्षिणी शहर रफा में इजरायली हमले की इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कड़ी निंदा की है। संगठन ने इस हमले को फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली बलों की जघन्य जनसंहार वाली कार्रवाई बताया है। बता दें कि इस हमले में 45 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस्लामिक देशों के संगठन ने इस हमले को युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया है। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह इजरायली सेना की रफा में आक्रामकता को तुरंत रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह इजरायली सेना की रफा में आक्रामकता को तुरंत रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।